दोस्तों नमस्कार। 17 अगस्त 2024 को यूपीएससी एक वैकेंसी जारी करती है। एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है 54/2024। इसमें सीटों की संख्या होती है 45। पदों के नाम होते हैं डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर। ये ऐसे पद हैं जो सीनियर मोस्ट आईएएस को मिलते हैं, यानी यूपीएससी की सर्विस तकरीबन 20-25 साल कोई कर लेता है तब ये पद प्राप्त करता है। लेकिन वैकेंसी की जो विधा होती है, जो प्रोसेस है, वो है लैटरल एंट्री, यानी इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। और महत्वपूर्ण बात तब सामने आती है जब पूरे विज्ञापन में 60 से 70 पेज का विज्ञापन, उसमें रिजर्वेशन शब्द का जिक्र ही नहीं मिलता है। अमूमन यूपीएससी और स्टेट पीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के जो कोई एग्जाम होते हैं उसमें आरक्षण का जरूर जिक्र होता है। ये बताया जाता है कि आरक्षण वार कितनी सीटें हैं, ओबीसी के लिए कितनी सीटें हैं, एससी एसटी के लिए कितनी सीटें हैं, जनरल के लिए कितनी सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी सीटें हैं। लेकिन इस वैकेंसी में रिजर्वेशन का कोई जिक्र नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि लैटरल एंट्री वो प्रोसेस है यूपीएससी के थ्रू जो डायरेक्ट होती है, यानी इसमें विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले अलग अलग क्षेत्रों के अनुभवी व्यक्तियों को डायरेक्ट रिक्रूट किया जाता है। इनका कोई एग्जाम नहीं होता है। कई बार यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों ने, यूपीएससी के एक्सपर्ट ने इसका विरोध किया है और कहा है ये एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी असंवैधानिक है। हालांकि भाजपा ये कहती है कि संवैधानिक है और भारत में पहले भी होता रहा है, जैसे मनमोहन सिंह को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर चुनना या फिर आरबीआई के गवर्नर चुनने की प्रवृत्ति। लेकिन ये सब जो पद होते थे वो बहुत हाई प्रोफाइल होते थे और एक कैबिनेट और कमेटी के निर्णय के द्वारा चुने जाते थे। अब तो डायरेक्ट यूपीएससी ऐसे पदों को रिक्रूट कर रही है। बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि ये असंवैधानिक है। आपको बता दें कि फरवरी 2021 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज ने इसका विरोध किया था और कहा था कि जब भी कोई लैटरल एंट्री हो उसमें साफ किया जाए कि कितने पद आरक्षण के हैं, कितने पद अनारक्षित हैं, यानी जनरल और ओबीसी एससी एसटी के सीधे पदों की सीधी क्लियर कट संख्या बताई जाए, ऐसा ओबीसी आयोग कह रहा था। इसके अलावा पिछले साल जुलाई 2023 में नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी यानी अनुसूचित जनजाति और जाति आयोग ने कहा था कि लैटरल एंट्री जारी करते वक्त यूपीएससी को यह क्लियर कट बताना चाहिए कि आखिर कितना आरक्षण किसको दिया जा रहा है। लेकिन इन दोनों आयोगों की रिक्वेस्ट के बाद, जबकि ये संवैधानिक आयोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग हैं, केंद्र सरकार ने डायरेक्ट इग्नोर कर दिया और 45 पदों की वैकेंसी जारी की जिसमें आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है। क्या ये मामला भाजपा के आरक्षण विरोध को जाहिर नहीं करता है? यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर पद के बड़े बड़े पद जो नीतियां बनाते हैं, जो मंत्रियों को सलाह देते हैं, जो मंत्रियों को एडवाइस करते हैं कि आप फला फला जगहों पर ये नीतियां बनाएं, ये पॉलिसीज बनाएं, उनको डायरेक्टली रिक्रूट किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या भाजपा वाकई में संवैधानिक मूल्यों को लेकर नहीं चल रही है? आखिर अगर आपको नियुक्त करना ही है, अगर आपको अपनी नियुक्ति प्रोसेस करनी है, तो आप संसद के दोनों सदनों से पारित करवाइए, एक एक्ट बनवाइए, एक कानून बनाइए जिसमें सबकी सहमति हो, पक्ष विपक्ष सबकी सहमति, डिबेट हो, जनता ये सुने कि आप लेटरल एंट्री लेकर आ रहे हैं तो आपके तर्क क्या हैं, आपके लॉजिक क्या हैं, आखिर किस लॉजिक के आधार पर आप लेटरल एंट्री को जस्टिफाई कर रहे हैं। दोस्तों, ये मामला सबसे ज्यादा लाइमलाइट में तब आया जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है और उसका सीधा पर्याय ये दिखा रही है लेटरल एंट्री और 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। इसके बाद ये मामला ट्विटर पर काफी ट्रेंड करने लगा और लेटरल एंट्री से संबंधित जो भाजपा की साजिश, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा विशेषज्ञ कह रहे हैं, वो सामने आ रही है कि आखिर अगर आप 45 पद भर रहे हैं तो इसमें ओबीसी, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के पदों को आपने निश्चित क्यों नहीं दिखाया है? इसका क्या पर्याय है? क्या आप पिछले दरवाजे से वाकई में कुछ धनाढ़ उच्च जाति के लोगों को इसमें भरना चाहते हैं? मंत्री को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री को इसके बारे में जरूर सार्वजनिक तौर पर जवाब देना चाहिए। खैर, ये तो रही लेटरल एंट्री में आरक्षण की बात। अभी बात यह है कि लेटरल एंट्री एक्चुअली है क्या। लेटरल एंट्री एक तरह की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपने अपने क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में कोई बहुत दिन काम कर रहा है, कोई रिलायंस में है, कोई अडानी में है, तो उसको फाइनेंस का एक्सपर्ट बना के भारत सरकार के साथ उसको रख लिया जाए। दोस्तों, सेबी की चीफ माधुरी बुच को कुछ ऐसे ही तरह से अंदर लाया गया था और चीफ बनाया गया था। अमूमन ये माना जाता था पहले कि सेबी का चीफ वही बनेगा जो सीनियर मोस्ट आईएएस होगा, लेकिन इस मामले में ये चीज नकार दी गई और माधुरी बुच को सेबी का चीफ बना दिया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लेटरल एंट्री का जो मामला है, कुछ विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद होते हैं या डायरेक्टर के पद होते हैं, वो पद इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि वो पॉलिसी मेकिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए कि इंडस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है, उद्योग मंत्रालय है, उसको मान लीजिए कोई पॉलिसी बनानी। अब उस पॉलिसी को बनाने का जो जिम्मा होता है वो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स या ज्वाइंट सेक्रेटरी
डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर का होता है। डायरेक्टर अमूमन मंत्री को जो सलाह देते हैं मंत्री वो मान लेते हैं। उसमें दो कारण है। पहली बात, डायरेक्टर या ज्वाइंट सेक्रेटरी को ये माना जाता है कि लंबे समय से ये फील्ड में काम कर रहे हैं, इनको पता है कि चीजें कैसे बनती हैं, पॉलिसीज कैसे बनती हैं। दूसरा कारण भारतीय राजनीति के नेचर की समस्या है। भारत की राजनीति में कुछ ऐसे लोगों को भी मंत्री बना दिया जाता है जो मंत्री पद डिजर्व ही नहीं करते। जैसे अगर किसी व्यक्ति को मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री दे दी जाए और उसको इंडस्ट्री की कोई समझ ही ना हो तो कैसा मंत्री हो। ऐसे में डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं और पॉलिसी मेकिंग जो वो कर देते हैं अमूमन मंत्री वही मान लेते हैं। अब विद्वानों का एक तबका ये मान रहा है कि लैटरल एंट्री का उद्देश्य ये है उन उद्योगपतियों, व्यापारियों को फायदा पहुंचाना है, उन्हीं के कंपनियों के खास लोगों को इसमें एंट्री देनी है। जब अडानी अंबानी का कोई व्यक्ति, कोई खास व्यक्ति भारत सरकार में डायरेक्ट किसी पद पर बैठा होगा तो ये समझ पाएगा कि अडानी अंबानी के लिए जो पॉलिसी मेकिंग करनी है उस पॉलिसी मेकिंग को सरकार के थ्रू कैसे करवाना है वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सरल करके इसको समझाता हूं। मान लीजिए कि अडानी कोई पावर प्लांट लगाना चाहते हैं पुणे में, और पुणे में जो पावर प्लांट लगाना चाहते हैं वो जहां चाहते हैं वहां पे एक वन भूमि है, वहां पर फॉरेस्ट लैंड है, और एनजीटी ये कहता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये कहता है कि फॉरेस्ट लैंड पर इस तरह की चीजें नहीं लगाई जा सकती। लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी, मान लीजिए अडानी की कंपनी का ही कोई व्यक्ति वहां जाके बैठा हो, और चूंकि अडानी की आवश्यकता को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है, सरकारें भी समझ ही रही हैं, अडानी की ही सरकार है, लेकिन एक इनडायरेक्ट प्रेशर के तहत सरकारें डायरेक्ट ऐसे नहीं आती। तो अडानी की कंपनी में काम करने वाला जो सीनियर मोस्ट वहां पे अधिकारी होगा, यहाँ आईएएस बन के बैठा है, आईएएस की सीट पर बैठा है, वो ऐसी पॉलिसी मेकिंग करेगा, ऐसी पॉलिसी बनाएगा कि जो कंपनी फॉरेस्ट लैंड होने के कारण वहां स्थापित नहीं हो पा रही थी वो स्थापित हो जाए। इसमें किसका फायदा है? इसमें डायरेक्टली उन पूंजीपतियों का फायदा है जिनसे सरकार की साठगांठ है। और नुकसान किसका है? इसमें सबसे बड़ा नुकसान है आम जनता का। आम जनता का एक डायरेक्ट नुकसान यह है कि आम जनता की कई बार संपत्तियों को, कई बार आदिवासी संपत्तियों को, जिनका नेटिव प्लेस होता है, पूंजीपतियों के हक में कानून बनाकर उनको समर्पित कर दिया जाता है, उनके पैर के आगे बिछा दिया जाता है। तो डायरेक्ट एक नुकसान होता है आम आदमी का, डायरेक्ट एक नुकसान होता है गरीब आदमी का, और दूसरा इनडायरेक्ट नुकसान उनका होता है जो सिविल की तैयारी करते हैं। मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, इलाहाबाद, लखनऊ, चेन्नई, बंगलौर, मुंबई, जहां भी लोग तैयारी करते हैं, बड़े बड़े शहरों में तैयारी करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, कई प्रोडक्टिव ईयर्स खर्च कर देते हैं। उनके खाते से काट कर अगर 45 सीटें, 50 सीटें, 100 सीटें लैटरल एंट्री से की जाएंगी तो एक डायरेक्ट इफेक्ट उन अभ्यर्थियों पर भी पड़ता है जो तैयारी करते हैं और गंभीर अभ्यर्थी होते हैं, मेहनत करते हैं। अब इस लैटरल एंट्री में 3 समस्याएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली समस्या, क्या लैटरल एंट्री लेजिटिमेट है, कानूनी है, संवैधानिक है? क्योंकि लैटरल एंट्री से संबंधित कोई कानून अभी तक संसद के किसी भी सदन में सामने नहीं आया है। पहली बात, अमूमन भारत में कोई भी कानून लोकसभा और राज्यसभा के थ्रू ही बनता है, तो लैटरल एंट्री से संबंधित कोई कानून नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, रिजर्वेशन की कोई स्थिति क्लियर नहीं है। लैटरल एंट्री में रिजर्वेशन की कोई स्थिति क्लियर नहीं है कि कैसे रिजर्वेशन होगा, इसकी नेचर क्या होगा, ईडब्ल्यूएस की सीट कितनी होगी, ओबीसी, जनरल और एससी एसटी की सीटें कितनी होगी, ये चीज प्रॉब्लम। और तीसरी प्रॉब्लम है, मान लीजिए लैटरल एंट्री से संबंधित कोई ऑफिसर करप्शन करता है, कोई गलत प्रैक्टिस करता है, तो उसको रिमूव करने की क्या प्रवृत्ति होगी? क्या ये प्रवृत्ति यूपीएससी के अधिकारी के तहत ही होगी, उसी की तरह होगी, या कुछ अलग होगी? इसके संदर्भ में भी कोई नियम नहीं। कुल मिलाकर लैटरल एंट्री से संबंधित मामले पर इतना कह सकता हूं कि सरकार के मन में कुछ तो पक रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ यह कहता है कि एससी में उपवर्गीकरण होना चाहिए, एसटी में उपवर्गीकरण होना चाहिए, कुछ लोग ज्यादा लाभ ले रहे हैं, कुछ लोग कम पा रहे हैं, तो न्यायपालिका को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि लैटरल एंट्री में केवल वही पाएंगे जो पहले से मलाई खा रहे हैं, जो पहले से किसी उद्योगपति के चैम्बर में बैठ रहे हैं, वही आकर सरकार के चैम्बर में बैठेंगे। उद्योगपति और सरकार में साठगांठ होगी, उद्योगपति और सरकार के साठगांठ के बाद जनता का कट जाएगा, जनता का नुकसान हो जाएगा। केवल लैटरल एंट्री का उद्देश्य यही है, उद्योगपतियों का मुनाफा, पूंजीपतियों का मुनाफा, गरीबों का नुकसान। नमस्कार।